हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके क्लासेस। दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मौलिक अधिकारों के चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में करने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास की बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले इसी प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। मौलिक अधिकार या इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं और ये अधिकार जो है ये प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार हैं जो कि मानव के जीवन जीने के लिए या उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इनके प्रश्न उत्तरों को। तो पहला प्रश्न आता है, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो विश्व में कौन सा ऐसा देश था जहां सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वप्रथम देश था, पहला देश था जहां पर मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं वो किस देश से प्रेरित होकर किए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उन्हीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 में। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, तो इसमें यह भी प्रश्न बन सकता है या पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से मैग्ना कार्टा की अवधारणा ली गई है। वर्ष 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ नागरिक अधिकार प्रदान किए गए थे और उन नागरिक अधिकारों को ही वहाँ मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था। और जो मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये कहाँ की भाषा का शब्द है, ये वास्तव में फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी मूल का शब्द है, लेकिन इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था। और कब किया गया था, 1215 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग किसे कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाग 3 को। भाग 3 को भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों वाले भाग को बाबा साहब के द्वारा संविधान का सबसे प्रकाशमय भाग या सर्वाधिक आलोकित भाग कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 अनुच्छेदों में। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसमें कुल 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में।
भारतीय संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली सब विधियां शून्य होंगी? तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है या उनका अल्पीकरण करती हैं, तो विधियां, वो कानून शून्य होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है कि यदि कोई भी ऐसी विधि बनती है जो मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी कि मूल अधिकारों के विपरीत हो या उन्हें कम करती हो, तो वो सब विधियां शून्य मानी जाएंगी। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रश्न यह है कि जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिकों को कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो उत्तर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार को ये जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग करके इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिस कारण वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार है यह भारतीय संविधान में 19F के अंतर्गत जो है भारतीय नागरिकों को दिया गया था, लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया और इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है यह है कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19F के अंतर्गत दिया गया था, उसे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। तो संपत्ति का अधिकार जो कि 19F के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है उसको अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संविधान में वर्णित जो भी मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि यदि आवश्यक प्रतिबंध पूछा जाए या फिर संशोधन पूछा जाए, यदि ये पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें उन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने या उनमें संशोधन करने की जो शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को है, और अगर उसको निलंबित करने की बात आती है तो ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो परिवर्तित कराने का अभिप्राय यह है कि लागू कराने का। तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। तो राज्यों के उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय को
ये अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को निर्देशित कर सकती है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक में भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो चलिए इन अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार का अभिप्राय यह है कि राज्य जो है सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा, सभी पर एक जैसा ही कानून लागू होगा और कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, कानून सभी पर एक समान कार्य करेगा। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि जो राज्य है वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है, जिसका अभिप्राय ये है कि राज्य के अधीन यदि कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें सभी नागरिकों को समान रूप से उसमें अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। यद्यपि इसमें जो है SC, ST और OBC को कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये समाज के वे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं और इनको जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास इस आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये उसमें एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अनुच्छेद 17 जो है इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कही गई है, यानी कि कोई भी किसी से छुआछूत नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों की अंत की बात कहता है, इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो ये हमारे 14 से 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो हमने अभी पढ़ा था कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है, और ये जो 14 में जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है ये नागरिक अधिकार है, ये एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है और किसी भी रूप में इसका निषेध करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत निषेध से संबंधित है और इसका किसी भी रूप में विरोध करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा जो भी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या सेना के द्वारा जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो भी अलंकरण दिए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो जो भी भारत सरकार द्वारा उपाधि दी जाती है या सेना द्वारा दी जाती है ये सब जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इन अनुच्छेदों में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19A जो है ये हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19B जो है शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19C संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19D हमें देश के किसी भी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19E देश के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। और 19G किसी भी व्यापार या रोजगार को अपनाने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता ये है कि यदि कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसे एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो
कानून लागू है उसी के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। यानी कि यदि उसने किसी व्यक्ति ने वर्ष 2002 में कोई अपराध किया है तो उसे 2002 के अंतर्गत जो कानून है उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी, ना कि 2005 या फिर 2000 के कानून के तहत। यानी कि ना तो पहले के कानून के अंतर्गत या ना बाद में बनने वाले कानून के अंतर्गत, बल्कि तत्समय यानी कि जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो कानून लागू है उसी के अंतर्गत उससे सजा दी जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि भी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध कोर्ट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हमें प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से उसके जो जीवन है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 21 का, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अगला है अनुच्छेद 22 और इसमें 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो इसमें भी 3 प्रकार की हमें स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। तो पहली ये है कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को कारण बताएगा कि आपको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी स्वतंत्रता क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो मैजिस्ट्रेट के सामने, दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा और इस 24 घंटे में आने जाने का समय काउंट नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है इसमें कि उस गिरफ्तार किए जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसको अपनी पसंद का वकील जो है नियुक्त करने की या उससे सलाह लेने की जो है उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उसे अधिकार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं किससे प्राप्त हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो उत्तर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में समाहित है। तो 19A जो कि बोलने की हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है उसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का जो है समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार में समाहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषण देने की स्वतंत्रता के अधिकार में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है। यानी कि जो भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार है उसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार का जो है समावेश किया गया है, यानी कि 19A में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो कार्यपालिका और विधानपालिका के जो विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान भी स्थगित नहीं किए जा सकते? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये राष्ट्रीय आपात के समय भी स्थगित नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी का इसमें निषेध किया गया है, यानी कि इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों, कारखानों या किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों का निषेध किया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बालकों को खदानों, कारखानों अथवा किसी जोखिम युक्त कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? तो उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। तो अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी प्रकार की जोखिम युक्त कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा यदि किसी पटाखा बनाने वाले कारखाने में काम किया जाता है तो इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो प्रश्न ये है कि यदि कोई बच्चा या किसी बच्चे को पटाखा बनाने वाले कारखाने में काम दिया जाता है तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिम पूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो यदि कोई बच्चा पटाखा बनाने वाले कारखाने में काम कर रहा है तो इससे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय के अंदर पेश करना अनिवार्य है? तो उत्तर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। इसमें आने जाने का जो समय है वो काउंट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है? तो प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है तो उसे एक अपराध के लिए केवल एक ही बार जेल भेजा जा सकता है या दंडित किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए उसे बार बार जेल नहीं भेजा जा सकता या उसे बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में यह वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जेल अथवा दंडित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इन अनुच्छेदों को डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 में जो है किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका जो है मैनेजमेंट कर सकता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों में वित्तीय प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो सिखों द्वारा कृपाण धारण की जाती है वो अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो उसमें किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार की मान्यता संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनको अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 में संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया गया है और
अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं का जो संचालन और स्थापना है उसका अधिकार उनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा संचालित करने के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 30। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनको संचालित करने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वे केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं? तो वे कौन से अधिकार हैं जो भारतीय को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये मौलिक अधिकार भारतीयों को और विदेशी नागरिकों दोनों को ही समान रूप से प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? तो उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार जो हैं लागू किए जा सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समादेश या रिट। तो न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी की जाती है? तो प्रश्न ये है कि जो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो रिट जारी करता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो SC है सुप्रीम कोर्ट वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और जो हाई कोर्ट है वो किसी भी राज्य की हाई कोर्ट है वो जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सी याचिका जारी की जा सकती है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सी याचिका अथवा रिट जारी की जा सकती है? तो इसका उत्तर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं कुल 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। और वो रिट कौन सी हैं? एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। और हेबियस कॉर्पस और जो ये वर्ड हैं जो आप इंग्लिश के देख रही हैं वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। दूसरा है उत्प्रेषण जिसे सर्श्योरी भी कहते हैं, परमादेश यानी कि मैंडामस, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन और अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। तो पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा उत्प्रेषण, तीसरा परमादेश, चौथा प्रतिषेध और 5वां है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जारी की जाती है। तो आइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो रिट जारी की जाती है उनकी डिटेल देख लेते हैं। तो पहली है इसमें रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसमें कहा जाता है इस रिट के अंतर्गत न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे कि न्यायालय उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। संक्षेप में हम इसको समझ सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट उसे आदेश देता है, बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेशित किया जाता है कि वह उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, और जिससे कि उसकी गिरफ्तारी के जो कारण हैं उन पे जो है विचार किया जा सके। और इस 24 घंटे की अवधि में आने जाने का समय काउंट नहीं होता है, और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय के या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाना अनिवार्य होता है। अगली रिट है परमादेश यानी कि मैंडामस। तो परमादेश में कहा गया है कि जब कोई सरकारी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो तो न्यायालय द्वारा उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश इस रिट के माध्यम से किया जाता है। तो परमादेश में जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है इस तरह की रिट जारी करता है कि कोई सरकारी पदाधिकारी जब अपने जो सार्वजनिक कर्तव्य हैं यानी कि जिस कार्य के लिए वो नियुक्त किया गया है उस कार्य का वो अगर अनुपालन नहीं कर रहा है, उस कर्तव्यों का निर्वहन वो सही प्रकार से नहीं कर रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे आदेशित कर सकता है कि वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे। अगली रिट है प्रतिषेध। इस रिट में कहा गया है कि यह रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों व अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि संबंधित मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा वे अपने यहाँ इस मामले में कार्रवाई ना करें। तो प्रतिषेध जो है इसे प्रतिषेध लेख भी कहा जाता है। इसमें जो है ऊपरी न्यायालय जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह आदेशित करती हैं कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें। तो इस तरह की जो है आदेशित किया जाता है ऊपरी न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेशित करती है कि इस मामले में आप कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला आपके जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर है। तो प्रतिषेध में इस तरह की रिट जारी की जाती है। अगली रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में कहा गया है कि इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पास लंबित वादों को निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। तो उत्प्रेषण में ये जो ऊपरी न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेशित करते हैं या निर्देशित करते हैं कि जो उनके पास लंबित वाद हैं उनको वो अपने ऊपरी न्यायालय को प्रेषित कर दें। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये लगभग एक ही जैसे हैं। तो प्रतिषेध में क्या कहा जाता है कि जो ऊपरी न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित करते हैं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसमें कार्रवाई मत कीजिए। और उत्प्रेषण जो रिट है इसमें ऊपरी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित करते हैं कि आपके पास जो लंबित वाद हैं उसको वो अपने ऊपरी न्यायालय के पास भेज दें। अगली रिट है अधिकार परीक्षा। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि वह उस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इसका संतोषप्रद जवाब नहीं दे देता वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो इस लेख के अंतर्गत, इस रिट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी ऐसे सरकारी पदाधिकारी से प्रश्न पूछ सकता है कि आप किस हैसियत से, किस प्रक्रिया के तहत जो है आप इस पद पर कार्य कर रहे हैं, और जब तक वो पदाधिकारी उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे देता है तो उस पद पर वो कार्य नहीं कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिट जो है जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किन न्यायालय या न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के समादेश अथवा रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो प्रश्न ये है कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा कौन से न्यायालय हैं जो इस प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के उच्च न्यायालय। तो राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं वो भी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के जो है रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय में कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसके द्वारा दाखिल की जा सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो निरुद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे बंदी बनाया गया है, और हितबद्ध व्यक्ति जो है वह व्यक्ति है जो उससे संबंधित है, उसके परिवार का भी हो सकता है या किसी भी रूप से उससे संबंधित व्यक्ति हो सकता है। इन दोनों के द्वारा ही कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस जो है पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो उन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध अभियोजित होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी समादेश क्या है? तो प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इलीगल रूप से बंदी बनाया जाता है या अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो उस स्थिति में न्यायालय जो है कौन सा समादेश अथवा रिट जारी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो प्रश्न यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, तो वो कौन सी रिट है जिसका अर्थ ये होता है कि हम आदेश देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमादेश यानी कि मैंडामस। तो परमादेश जो रिट है उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, वह याचिका अथवा लेख जो उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम, सार्वजनिक संस्था अथवा अधीनस्थ अधिकरण को यह आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन से संबंधित जो रिट जारी की जाती है वो रिट क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमादेश। किसी भी पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अथवा उच्च न्यायालय के द्वारा जो है जो रिट जारी की जाती है वो परमादेश कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस याचिका अथवा लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम, सार्वजनिक संस्था अथवा अधीनस्थ अधिकरण या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेशित किया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसे उसे पूरा करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है, लेकिन इसका भी सेंस वही जाता है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो रिट ऐसी जारी करता है जिसमें किसी भी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के संबंध में आदेशित किया जाता है, वो रिट कौन सी है? तो आंसर वही हो जाएगा परमादेश। तो किसी भी पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन के संबंध में जो निर्देश दिए जाते हैं वो रिट परमादेश कहलाती है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस याचिका अथवा लेख के द्वारा कार्यपालिका को यह आदेशित करती है कि वह वो कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमादेश। तो परमादेश के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका को यह आदेशित करती है कि वह वो कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस याचिका अथवा लेख के द्वारा किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर से हकदार नहीं है? तो वो रिट कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा लेख के माध्यम से जो कोर्ट है वो किसी ऐसे कर्मचारी को किसी भी कार्य को करने से रोक सकती है जिसके लिए वो हकदार नहीं है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर विभाग आदि सेवाओं पर प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि संसद जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या गुप्तचर विभाग में जो सेवारत हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकती है, उन पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। तो ये शक्ति संसद को अनुच्छेद 33 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ के दौरान उस क्षेत्र से संबंधित कानून संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? तो प्रश्न यह है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है या सैनिक कानून लागू है
तो उस क्षेत्र से संबंधित कानून जो है संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। तो यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है या फिर सैनिक कानून लागू है तो संसद अनुच्छेद 34 के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि संसद जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बना सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा मत देने का अधिकार उसका किस प्रकार का अधिकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मत देने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया था कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ वाद में, जो कि 1967 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि मौलिक अधिकारों में संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।